All right. So today's topic is safety and precautions. Infection prevention and control nurses have an extremely wide remit in relation to the facilitation of practice of hand washing and use of PPE for appropriate infection prevention and control practice within a healthcare environment. An infection control nurse must follow the CDC guidelines on hand hygiene, proper donning and doffing of PPE. The principle behind PP is that all body fluids, secretions, body blood fluids, body excretions except sweat may be capable of transmitting infection. As per MOHFW India, COVID-19 is a primarily a droplet transmitted infection, which indirect transmission through fomites, contaminated surfaces, and objects. The standard precautions on use of PP as per the risk profile must be used. A healthcare worker must possess a knowledge and skills regarding the use and removal of the PPE. So, in this session, as we can see, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? सेफ्टी से हम सब लोग जानते हैं कि सेफ रहना, safety from the environment, from the diseases, from the infection, from any kind of outbreaks. इस तरीके की सेफ्टी का मतलब अपने आप को बचाना, और प्रिकॉशंस लेना मतलब सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस बोथ आर सेम, अपने आप को सेफ रखना और कुछ ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से हम उस डेंजर, उस थ्रेट से जाने से बच सकें. सो एवरीबॉडी नोज अबाउट द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल. आई थिंक वी हैव बीन थ्रू बिफोर ऑल्सो, और अभी आगे भी इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं दैट वी विल कवर in the upcoming sessions. So let's go into the slides. I hope everybody can see the slide on their screens. So this is about hand hygiene. आप सबको पता है there are 10 standard precautions, और उन 10 standard precautions में सबसे पहला standard precaution है that is the hand hygiene. Okay, hand hygiene is a universal precaution because आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बाकी के स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर लीजिए, आप पीपीई पहनिए, आप रेस्पिरेटरी कफ एटिकेट्स रखिए, आप लिनन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एंड सो देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. लेकिन अगर आप अपने हाथ नहीं धोते हैं, हैंड हाइजीन इज द मेन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आप अपने हाथ नहीं धोते हैं तो इट मीन्स यू आर द बिगेस्ट कैरियर of all kind of diseases. So hand hygiene is very important, one of the very important standard precaution among the 10. एंड बिकॉज हमारा मोस्ट ऑफ द काम जितना भी होता है हमारा अपने हाथों से होता है, और उसी के थ्रू हम एक दूसरे को कैरियर बना देते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर भी करते हैं. सो विल गो थ्रू दिस स्लाइड एंड वी कैन सी मोर अबाउट द हैंड हाइजीन. हम सबको पता है हैंड हाइजीन के बारे में. सो आई होप कि ये इतना टफ टॉपिक नहीं होगा. बस ये है कि हमें इसको पर्सनली अपने प्रैक्टिकल वर्क में फॉलो करना है. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू. बिकॉज व्हाई डोंट वी वॉश आवर हैंड्स? हम अपने हाथों को क्यों नहीं धो पाते हैं? देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी नो. वी आर टू बिजी और वी हैव इनसफिशिएंट टाइम. पेशेंट नीड्स टेक प्रायोरिटी, है ना. हम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता है, हमें जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना है. लॉट ऑफ पेशेंट्स, स्टाफ कम है, अंडर स्टाफिंग एंड ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं. पेशेंट्स की कुछ कुछ प्रायोरिटी है जिसकी वजह से हाथ धोना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, राइट. sinks are inconveniently located or lack of sinks. सिंक एक मतलब एक वार्ड में, एक इस कोने में, एक उस कोने में, कि जहाँ पे बार बार जाके हाथ नहीं धो सकते. lack of soap and paper towels. हैंड वॉशिंग एजेंट्स कॉज इरिटेशन एंड ड्राइनेस, जो सबसे ज्यादा कोविड में हम सबने फेस किया था. लो रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स, राइट. सो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें रीजन देती हैं कि हम हाथ ना धोएं. बट हेल्थ केयर वर्कर्स आर नॉट बैड, दे आर जस्ट बिजी. ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों को आलस आता है हाथ धोने में या इंपॉर्टेंट नहीं समझते. आई होप एंड आई नो वेरी वेल
कि आप सब लोगों को पता है हैंड वॉशिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट द ओनली रीजन वी आर नॉट वॉशिंग हैंड्स आर दीज, हम लोग बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्टाफ स्टाफ कम है, वर्कलोड ज्यादा है, ऐसी कुछ सिचुएशंस है जिसमें हम हाथ नहीं धो पाते हैं। आईसीएमस आके वहां पे देखती हैं कि तुमने हैंड नहीं वॉश किया, तुम्हारे हैंड स्वैप्स लेके जाती हैं, तो हमें गुस्सा भी आता है कि हाउ कम दे कैन टेक आवर हैंड स्वैप्स। ऐसा होता है, वी फेस दीज सिचुएशंस, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी एंड फॉर योर बेनिफिट्स, राइट? आप लोग ये इन्फेक्शन कंट्रोल का जो ये कोर्स कर रहे हैं, आगे चल के डेफिनेटली एंड होपफुली यू ऑल विल बिकम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, सो whenever you will get chance you will become a kind of villain on that setup, right? जो हमारा जो सेटअप होता है उसमें आईसीएंस जो है एक विलन का रोल करती हैं, बिकॉज कोई पसंद नहीं करता कि आईसीएंस वहां आए, राउंड्स लें, आपके हैंड स्वैब्स उठाएं या इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस करें, पर वो सब आपकी सेफ्टी के लिए होता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऑर्गेनिज्म का या किसी इन्फेक्शन का आउटब्रेक तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ही कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो उस एरिया में पाया जा रहा है जिसकी वजह से कि पेशेंट को भी हार्म हो, आपको भी हार्म हो, ये सब चीजें देखने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस व्हाई डोंट वी वॉश आवर हैंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन अब इम्पोर्टेंट क्यों है? So why we are going through these topics is कि when you will become in future the infection control nurse, तो आप अपने staff को ये reasons बता सको, उन्हें convince कर सको, ठीक है? So most common mode of transmission है, because everything we are doing with only with our hands. Most important factor in preventing spread of organisms, अगर हम चाहें तो organisms को रोक भी सकते हैं। Reduce number of infections, हम हाथ धोएंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शंस भी कम होंगे, डिक्रीज पेशेंट लेंथ ऑफ स्टे, अगर हम हाथ कम धोएंगे पेशेंट को इन्फेक्शन कम होगा तो पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे भी बचेगा, ठीक है? इससे यूज रिसोर्सेज का भी यूज कम होगा, है ना? अब पेशेंट का लेंथ स्टे कम है तो रिसोर्सेज भी कम यूज हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम अपनी हैंड हाइजीन ना करें तो वी कैन सेव अ लाइफ ऑल्सो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग। So that is the importance of a hand hygiene. What is the purpose of hand hygiene? To remove soil, debris, natural skin oils, hand lotions, and transient microorganisms from the hand, to reduce number of resident microorganisms on the skin, to suppress the growth of resident microorganisms, to reduce the hazard of microbial contamination of the operative wound by skin flora, to reduce the risk of infection among other healthcare workers, and to reduce the risk of transmission of infectious organisms to yourself. तो ये कुछ पर्पसेस हैं जो हम सब लोग अवेयर हैं कि ये रीजन है जिसकी वजह से कि हम लोग हैंड हाइजीन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? हैंड हाइजीन सिर्फ हमारे नॉर्मल सॉइल स्किन, जो हमारे हाथ काले मैले हो गए हैं, कुछ कुछ लगा है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, कुछ इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इफ यू गाइस गेट अ चांस, आप लोग कभी माइक्रोस्कोप में अपने हाथों को देखना, हमें हमारे हाथों में अगर हमने हमारे गंदे हाथों को हम देखेंगे ना, so we'll get a numerous microorganisms running on our hands. So ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन होगा कि हमसे खाना तक नहीं खाया जाएगा, इतना ज्यादा कंटामिनेटेड हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अ बेस्ट हाइजीन, अ गुड हैंड हाइजीन जो प्रॉपर, जिसमें हमने प्रॉपर स्टेप्स करे हैं फॉलो, अच्छी तरीके से एक एक एरिया को कवर किया, इस तरीके की अगर हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो उससे हमारे हाथों को क्लीनलीनेस मिलती है और वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके फ्लोरा, सब कुछ उधर से हट सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है व्हेन वी आर डूइंग हैंड वॉशिंग? Artificial nails, gel nails, and extenders are not to be worn by staff who have direct patient contact. When being an ICN, we go to the ward. ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग please excuse me once, I'll just mute once. Yeah. Okay. So being an ICN, when we go for the rounds, हम लोग
हम लोग क्या करते हैं, कई स्टाफ को हम लोग देखते हैं कि दे आर वेयरिंग बैंगल्स, होली थ्रेड्स, दे हैव लॉन्ग नेल्स। किसी किसी ने आर्टिफिशियल नेल्स भी लगाया होता है, एक्सटेंडर्स लगाए होते हैं, नेल पिन्स लगाई होती हैं। एंड हम उन्हें टोकते हैं जाके, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो अब जब कुछ चीज आपके हाथ में लगकर उसको कंटामिनेट कर सकती है, तो आप सोचिए, जो आपने ज्वेलरी पहनी है, रिंग पहनी है, होली थ्रेड्स पहने हैं, स्पेशली होली थ्रेड्स एंड बैंगल्स या रिंग्स, जो आप बहुत लंबे लंबे समय तक पहन के रखते हो, अगर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ गई और वो कैरियर बन गया, तो आप सोचो कि आप वही वही चीज को, क्योंकि आप ये होली थ्रेड वगैरह ये सब तो धोते नहीं है, आप सिर्फ हाथ धोते हैं, दैट्स इट। अब आप घर जा रहे हैं वही सारी चीजें पहन के, आपकी रिंग, आपके थ्रेड्स, और उसी से आप अपने बच्चे को उठा रहे हो, है ना, आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको आप कुकिंग करके दे रहे हो, आटा गूंद रहे हो, ऐसे कुछ कुछ चीजें कर रहे हो जो आपका डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट है, खाना बना रहे हो, तो आपने मतलब वो सारा जो भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल में था, वो सारा आपने अपने घर तक पहुंचा दिया, वही चीज आपके घर वालों तक पहुंच गई है, और आपने अपने साथ साथ उनको भी खतरे में डाल दिया है। सो दैट्स द मेन रीजन कि हम टोकते हैं कि ये नेल्स क्यों बढ़ाइए करें। दिस इज नॉट ओनली फॉर द पेशेंट सेफ्टी, बट इट इज फॉर यू ऑल्सो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन इन्फेक्शन कंट्रोल, इट्स योर जॉब कि आप लोग अपने वार्ड्स में अपने स्टाफ को बताएं कि दे शुड नॉट कीप देयर नेल्स लॉन्ग, अपने नाखून नहीं बढ़ाने, ना नेल्स कट शॉर्ट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, उसके अंदर भी मैल रहता है उन सबको, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन। और आपके थ्रेड्स जो हैं, अलाउ देम टू वेयर ऑन देयर नेक, ऑन देयर फीट, ऑन देयर अपर एल्बो, जहां पर भी वो एल्बो के ऊपर अपर आर्म में पहनना चाहते हैं, ऐसी कोई जगह पे, दैट्स रियली ओके। बट हाथ जो सबसे ज्यादा कंटामिनेट हो सकते हैं, वहां पर पहनने के लिए strictly ask them to not to wear it. Contaminated surfaces and objects should not be touched after performing hand hygiene. एक बार आपने हाथ धो लिए तो आपको contaminated surfaces को नहीं छूना है. Avoid touching your face, especially your eyes and nose. Fingernails should be kept short for not longer than this much. Forget about this measurement. लेकिन आपके जो nails होते हैं वो cut short होने चाहिए. If reusable dispensers are used, they must be emptied, washed and dried properly prior being refilled. जो हैंड डिस्पेंसर्स होते हैं वो भी प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए. हैंड लोशन बॉटल्स मस्ट नॉट बी रीयूज्ड. हैंड वॉशिंग बॉटल्स जो है वो दोबारा रीयूज नहीं होनी चाहिए. इंक्लूड frequently missed areas when performing hand hygiene, जैसे कि thumbs, palms, web spaces, undernails and the back of the fingers, वो हम आगे देखेंगे. Use supplied lotion that are compatible with hand hygiene products and gloves to minimize skin irritation that can occur with frequent hand hygiene. Wearing hand and wrist jewelry is not recommended at all. ठीक है ना? So this is all about the principles. टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है? 3 तरह की हैंड हाइजीन होती है: सोशल, मेडिकल, सर्जिकल. सोशल हैंड वॉशिंग जो हम नॉर्मली करते हैं, दैट इज ऑफ 60 सेकेंड्स. मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है सोप एंड वाटर से 40 टू 60 सेकेंड्स. और मेडिकल हैंड रब से, जिसको हम ABHR भी बोलते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, उसमें होती है 20 टू 30 सेकेंड्स एज पर WHO गाइडलाइंस. सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट से 5 मिनट्स के लिए, 3 to 5 मिनट्स. और हैंड रब से होती है 1.5 मिनट्स टू 2 मिनट्स. ठीक है. 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है? एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, बट हम बस इसको गो थ्रू करेंगे. आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसमें 3 B's आते हैं एंड 2 A's, इस तरीके से. ओके, सो फर्स्ट इज बिफोर टचिंग द पेशेंट. पेशेंट को टच करने से पहले, उसके बाद बिफोर डूइंग एनी असेप्टिक प्रोसीजर. आपने पेशेंट को टच कर लिया, उससे बातचीत कर ली, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लिया, अब उसकी एसेसरीज सेट, सब कुछ वो करने से पहले, तैयार व्यार करने से पहले, आप लोग फिर से एक बार हैंड हाइजीन करेंगे. उसके बाद आफ्टर बॉडी ब्लड फ्लूइड एक्सपोजर, अब आपने एक बार उसको प्रोसीजर को कर लिया, कैनुला डाल दिया एंड वट एवर प्रोसीजर यू आर डूइंग करके, उसके बाद आपका बॉडी एक्सपोजर जो हुआ है उसमें ग्लव्स रिमूव करके आप हैंड वॉशिंग करेंगे. देन आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आप उसके बाद अपना पेशेंट को ठीक ठाक करके, और आपकी जितना भी आपका जो ट्रे है उसमें सारा कुछ बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करके रेडी करके फिर आप हैंड वॉशिंग करेंगे. Then after touching the patient surrounding, means after doing your documentation and all the works, you have to again wash the hands. So repeatedly you cannot wash the hand, but at least you can use the hand rub instead of that.
एटलीस्ट प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद तो आपको हैंड वॉशिंग करनी इज मस्ट एंड मैंडेटरी, और बाकी के टाइम्स में यू कैन यूज योर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स. So this is all about ABHR. ABHR is recommended method of hand hygiene any healthcare setting when hands are not visibly soiled. हैंड रब आप ओनली और ओनली तभी यूज कर सकते हैं जब आपके हाथ जो है विजिबली सॉइल्ड नहीं है. अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है आपके हाथ में इवन पेन की इंक भी लगी हुई है, पेन मतलब कई बार होता है स्टाफ का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते करते हाथों में इंक लग जाती है, करती है वो हैंड रब ले लेते हैं. नो, इफ you if you can visibly see with your eyes that something is there on your hands, you just have to do the hand washing. अगर आपके हाथ आपने कहीं कहीं छू लिया है लेकिन आपके हाथ में आपको ऐसे दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन आपको पता है कि गंदे हुए, देन यू कैन यूज योर हैंड रब्स. सो ABHR एज पर WHO गाइडलाइंस उसकी क्या हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, विल सी दिस. टेक अ पाम फुल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो आपका हैंड रब है पाम फुल उसको लेंगे. उसके बाद रब दी हैंड्स पाम टू पाम. पहले दोनों पाम से पाम मिलाकर इस तरीके से हैंड रब करेंगे. देन यू कैन सी द पॉइंट 3 इंटरलेस्ड ऑफ द फिंगर. अब ये सॉरी, राइट पाम ओवर द लेफ्ट पाम. अब ये आता है आपका बैक ऑफ द पाम, हाथ के पीछे की तरफ को, ठीक है ना. ये जो है ये बैक ऑफ द फिंगर्स है, तो बैक साइड में हाथ में हाथ के इंटरलेस्ट करते हुए आपको करना है, और फिर सेम वाइस वर्सा दूसरे हाथ में. उसके बाद फोर्थ नंबर में आता है इंटरलेसिंग ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम द फ्रंट साइड. अब सीधे हाथ करके उसके बाद हाथ फिंगर्स को इंटरलेस्ट करके इस तरीके से आपको करना है. उसके बाद फिफ्थ नंबर में आता है इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग के टाइम पे क्या आता है, आपके जो ये नकल्स होते हैं, जो ये उंगलियों के पीछे की जो जगह होती है वो क्लीन होती है, सो दैट यू विल डू. उसके बाद यू विल गो फॉर द रोटेशन ऑफ द थंब. रोटेशन ऑफ द थंब में आपका थंब भी क्लीन होगा और जो एक पार्ट है थंब के साथ से थंब के आसपास का जो एरिया है वो भी क्लीन होगा, ठीक है. सो ये सब आपका हो जाएगा. उसके बाद आपका टिप ऑफ द फिंगर आएगा. टिप ऑफ द फिंगर clockwise and anti-clockwise, and your hands are clean. So these are the main steps: palm to palm, और उसके बाद में बैक ऑफ द palm and vice versa. उसके बाद interlaced of the fingers, then knuckles, then rotation of the thumbs, and then tip of the fingers clockwise and anti-clockwise. इससे आपके टिप्स भी क्लीन हो गए हैं, आपके थंब भी क्लीन हो गए हैं, आपके वेब सरफेसेस भी क्लीन हो गए हैं. All of the parts of your hands have been cleaned. So this was the technique of the hand hygiene with the alcohol based hand rub. You can see a small video by the time. Please note that this technique is not appropriate when hands are visibly dirty or after using the toilet. In these cases, hand washing is required. Hand rubbing should take you 20 to 30 seconds. Use a timer or count 1, 2, 3, 4, 5 in each of the following steps. Apply a palmful of alcohol-based hand rub in a cupped hand, enough to cover all surfaces of the hands. Rub hands palm to palm, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of your fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Once dry, your hands are now clean and safe. So we have seen the method of hand washing through the hand rub. Now, hand wash with the soap and water. Soap and water say, soap and water is the recommended method when hands are visibly soiled. Plain soap used for routine hand hygiene, while antimicrobial soap is used in acute care high risk areas.
सो डिफरेंट हाई रिस्क एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट हैंड एंटीमाइक्रोबियल सोप यूज किए जाते हैं. इट कंटेन सम काइंड ऑफ क्लोरोहेक्साडाइन सॉल्यूशन आल्सो. और कुछ होते हैं जो ओटी के लिए यूज होते हैं, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सोप. अदरवाइज इन जनरल वी यूज, वैसे तो अब सब अब हर कोई हैंड रब्स ही यूज करता है. एंड हैंड वॉश के लिए डिटॉल सेवलॉन के जो हैंड वॉशेस आते हैं वही यूज करता है, लिक्विड सोप्स. बट पहले यू कैन यूज द सोप आल्सो, दैट डजंट मैटर, बट द टेक्निक ऑफ द हैंड वॉशिंग शुड बी परफेक्ट. So soap and water hand washing with the WHO guidelines same है. पहले आप अपने हाथों को गीला करेंगे, wet your hands with the water. उसके बाद take a palm full of soap. अकॉर्डिंगली अगर हम ऐसे बोले तो 5 ml जो सोप है वो आपको अपने हाथ में लेना है. और उसके बाद सेम स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं, palm to palm, फिर back of the palms and vice versa, then interlaced of the fingers, then knuckles, then rotation of the thumb, then tip of the finger and vice versa. This इतना करने के बाद में आपको wash your hands properly, rinse your hands. और उसके बाद में टिश्यू पेपर से take a tissue paper and then dry your hands thoroughly. और उसके बाद अगर आपका फॉसेट ऑटोमेटिक है देन इट्स ओके, इट इज ऑफ सेंसर देन इट्स ओके. और अगर जैसे किसी किसी फॉसेट में लंबी वाला एक डंडी जैसा रहता है तो उसको आप अपनी एल्बो के थ्रू भी उसको क्लोज कर सकते हैं. एंड इफ यू नीड टू टच योर फॉसेट थ्रू योर हैंड्स, तो जो टिश्यू पेपर से आपने अपने हैंड ड्राई किए हैं सेम उसी टिश्यू पेपर से यू कैन जस्ट क्लोज द फॉसेट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड योर हैंड्स आर अगेन क्लीन. Okay, so we'll watch one more video. So as we have seen, this is the method of the hand washing with the soap and water. Now surgical hand washing. Surgical scrub defined as a process of removing or decreasing number of bacterial count from the hands and the forearms and the resident skin flora as possible to a safe level of surgical acceptance by mechanical scrub with the help of a scrub brush and with a chemical antiseptic. So surgical hand washing में दो तरह की hand washing होती है, mechanical and chemical also. Okay. So इसका प्रोसेस क्या होता है सर्जिकल, बिकॉज हम सर्जरी करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम बॉडी के अंदर सब कुछ एकदम स्टेराइल होता है. सो उसके अंदर अगर हम अपने हाथों को अब हम कुछ भी अपने हाथों से हम कुछ भी करने जा रहे हैं, सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस अंदर के एरियाज में हम उसको गो थ्रू करने वाले हैं या वट एवर वी आर डूइंग, सो उसके लिए हमारे हाथ भी स्टेराइल होने चाहिए. सो जस्ट टू मेक योर हैंड स्टेराइल, सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरियल काउंट्स. ठीक है ना, जो बैक्टीरियाज हैं उसको हटाना, उसको कम करना, हमारे
स्किन फॉर आर्म्स में, रेजिडेंट स्किन फ्लोरा पे, और जितना हो सके सारा मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा उसको क्लीन रखना हाथ को। दैट इज ऑल अबाउट द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सो मैकेनिकल स्क्रब मीन्स कि जो आप हाथों के फ्रिक्शंस करते हैं, आपके जो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं वो आप किस तरीके से करते हैं, उसके स्टेप्स की वजह से एक तो होती है। और दूसरा होता है केमिकल एंटीसेप्टिक, जो आप एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि पोविडाइन हैंड वॉश। मोस्टली जो पोस्ट ऑपरेटिव एरिया लाइक ओटीज में, माइनर ओटीज में, कैथ लैब्स में पोविडाइन हैंड रब्स यूज होते हैं, हैंड वॉश, जिससे कि हाथों को केमिकली भी बैक्टीरियल को किल किया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फ्रिक्शन एंड रिड्यूस द रेजिडेंट फ्लोरा एंड बैक्टीरियल काउंट फ्रॉम द स्किन। तो जैसे मैंने बताया, फ्रिक्शन की वजह से और जो स्टेप्स हैं उसकी वजह से जो फ्लोरा और बैक्टीरिया है वो स्किन से रिमूव हो जाते हैं। और दूसरा क्या प्रोसेस होता है? वो केमिकल जिससे हम लोग हाथ धो रहे हैं उसके थ्रू इट inactivates the microorganisms with chemical antiseptic and antimicrobial agent, and it prevents the growth of a microorganism by its antiseptic action but may not kill the microorganisms. So उसको किल करने के लिए मैकेनिकल प्रोसेस, सो मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों मिला के एक प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं हैंड वॉशिंग की। सो इसके क्या क्या कुछ कुछ स्टेप्स है। और स्टेप से पहले इसकी कुछ कंडीशंस है कि नेल्स शुड बी कट शॉर्ट एंड शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट। चेक फॉर हैंड्स और फॉर आर्म्स फॉर एनी कट, इन्फेक्शन, ब्रूजेस, लीजन्स एंड अब्रेशंस, बर्न्स एंड स्किन ब्रेक्स ऑन स्किन सरफेसेस। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो लोग ओटी में काम करते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हाथों में ऐसे कुछ इन्फेक्शन या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑल ज्वेलरीज लाइक रिंग, रिस्ट वॉच, बैंगल्स मस्ट बी रिमूव्ड। The staff, especially working in a high risk areas, particularly in OT, minor OTs, cath lab, those who are involved in performing the surgeries, they are not allowed to use all these jewelries during the shifts, and their nails should be shortcut. ठीक है ना? Surgical hand rubbing की technique. This is little different. थोड़ी थोड़ी सी different है, but it's not that much tough. So with the ABHR, hand wash with soap and water or arrival to OR after having donned theater clothing, cap, hat, bonnet, and mask. Use an ABHR product for surgical hand preparation by carefully following the technique. If any residual talc or biological fluids are present when gloves are removed following the operation, hand wash with soap and water. ठीक है ना? So hand अब देखिए, सोप से जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उससे आपके सारे स्टेप सेम वही सर्जिकल आई मीन कॉमन हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होंगे जैसे हमने बताए थे। एंड अलोंग विद दैट वी यूज अ हैंड ब्रश, जो नेल ब्रश होता है उसको भी यूज करते हैं हैंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से कर रहे हैं तो क्या करना होता है? अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के 3 palm फुल ऑफ डोजेस अप्रोक्सीमेटली 5 ml, उसको आपको एक पाम में लेना है। उसके बाद दूसरे हाथ की फिंगर्स को आपको उसमें डुबाना है। डिप द फिंगर टिप्स ऑफ योर राइट हैंड ऑन द हैंड रब टू डिकंटामिनेट द नेल्स फॉर द 5 seconds, ताकि आपके नेल्स अंदर तक भी डिकंटामिनेट हो जाए। ठीक है ना? अब जिस हाथ में आपके हैंड रब है, आपने दूसरे हाथ के नेल टिप्स को तो आपने क्लीन कर दिया। आप उसकी जिस हाथ में हैंड रब है उसको अपने पाम से लेते हुए smear the hand rub to the right forearm up to the elbow। ठीक है ना? तो इसको सर्कुलर मोशन में पाम से लेते हुए ऐसे गोल गोल करते हुए उसको अपनी एल्बो तक क्लीन करना है। जैसे आप 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इस पूरे पिक्चर्स में देख सकते हैं। Ensure that the whole skin area is covered by using circular movements around the forearm until the hand rub has fully evaporated। 10 से 15 सेकेंड लेकर प्रॉपरली एक आर्म को आपको एल्बो तक क्लीन करना है, राइट। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको दूसरे हाथ के लिए भी करना है। दूसरे हाथ में आप हैंड रब लेंगे। उसके बाद फिर आप सेकंड हैंड की जिसके आपने एल्बो तक क्लीन किया था उसके नेल्स को आप डिप करेंगे। पहले उसमें डिप करने के बाद में फिर जिसमें आपके हैंड रब है उससे दूसरे हाथ को पूरा प्रॉपरली फोर आर्म से लेकर रिस्ट से लेकर और अपनी एल्बो तक सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे। उसके बाद अगेन यू हैव टू टेक द 5 ml ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब एंड देन यू विल फॉलो ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, दैट इज द palm to palm, back of the palm, and then vice versa,
दूसरे दोनों हाथों पे, उसके बाद इंटरलेस्ड ऑफ द फिंगर्स, देन नकल्स, देन रोटेशन ऑफ द थंब, एंड दैट्स इट। अब आपको टिप ऑफ द फिंगर इसमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिप्ड योर फिंगर्स फॉर 5 seconds इन दी फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, एंड नाउ योर हैंड्स आर ड्राई एंड क्लीन। और जैसे ये ड्राई हो जाता है, कीप योर हैंड्स टू दी अपसाइड, नीचे नहीं करना है, ये आपकी एल्बो के ऊपर, आपके चेस्ट के अबव रहने चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी टच टू एनीथिंग। अब ये सीधे इस पे आपको ग्लव्स ही पहनना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। Conclusion is, hand washing is the single most important thing you can do to stop the spread of the infection. So this is all about the hand hygiene. Now, second standard precaution, that is the personal protective equipments. So, PPE, everybody's know personal protective equipments. Personal हमारी अपनी, प्रोटेक्टिव हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इक्विपमेंट्स जो भी चीज है, जो इक्विपमेंट्स लगती है, तो ऐसी चीजें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि जब पहले जमाने में जो आर्मर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, वो जब लड़ाई के लिए जाते थे तो वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट्स पहनते थे, शील्ड लगाते थे, और बहुत सारे जो भी इनके वेपन होल्डर्स एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर, वो जाते थे उसको पहन के। इतने भारी भारी होते थे, बट क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो सेफ रहें, उनको चोट ना लगे। सो सेम थिंग हैपन विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, द हेल्थ केयर वॉरियर्स आल्सो, द फ्रंट लाइनर्स, जो आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। सो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैंड वॉशिंग के बाद अगर दूसरी चीज आती है, ये हमारे एक तरीके के कवच है, ये हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो आई होप कि आपको काफी आइडिया हो गया होगा इस नाम को सुन के ही कि हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि देर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक होता है पीपीई, एक होता है पीईपी। सो प्लीज गाइज डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू टर्म्स। पीपीई अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पीपी इज पर्सनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो आपको नीडोस्टिक इंजरी की क्लास में अगर आपकी हो गई है तो आपको पता चल गया, अगर नहीं हुई है तो इट विल कम इन द नेक्स्ट सेशन। सो राइट नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। PPEs are defined by the OSHA, Occupational Safety and Health Administration, that is OSHA, is specialized clothing or equipment worn by the employee for protection against the infection materials. ठीक है ना। किसी भी तरह के infected materials से बचने के लिए हम लोग ये equipments और ये clothing पहनते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स गाउन्स, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए, दिस इज योर गाउन, ओके। योर ग्लव्स, ग्लव्स आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन ग्लव्स हो सकते हैं, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, लेटेक्स हैवी ड्यूटी ग्लव्स हो सकते हैं, कुछ भी। आई प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी कि योर गॉगल्स और योर फेस शील्ड्स एंड ऑल। उसके बाद फेस मास्क, फेस मास्क आपका सर्जिकल भी हो सकता है, N95 मास्क हो सकता है, वट एवर यू लाइक। शू कवर, एवरीबडी नोज, एंड हेड कैप्स। सो ये सब आते हैं आपके पीपीईज में, ये आपको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सो वील जस्ट गो थ्रू इट कि हमें कौन कौन सी चीज किस चीज से प्रोटेक्ट करती है। सो इंडिकेशंस फॉर डोरिंग द सर्जिकल कैप, व्हाई वी वेयर द सर्जिकल कैप? To minimize the risk of hair fall into the sterile area during surgery or during any procedure. So COVID के टाइम पे बहुत सारे स्टाफ ने सर्जिकल कैप्स पहन के घूम रहे थे, क्योंकि बिकॉज इट इज द एयरबोर्न डिजीज। सो कैप्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने पहना था कि किसी और ने खांसना छींकते हुए किसी भी तरीके से वो हमारे बालों में ना चिपक जाए, है ना, कोविड, और वो वायरस हमारे बालों में ना लग जाए, हमारी बॉडी में ना लग जाए। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी होता है कि कोई सर्जरी परफॉर्म करते टाइम हमारे कोई भी हेयर
स्टेराइल एरिया में या सर्जरी के टाइम पे कहीं पे गिर ना जाए, ये भी एक है। और दूसरा, अगर हम कुछ ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें स्प्लैशेस होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पे भी वी शुड वेयर द सर्जिकल कैप फॉर टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द splashes. इंडिकेशन फॉर डोनिंग द गॉगल्स, गॉगल्स क्यों पहनते हैं? अगेन टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस फ्रॉम द टू द आईज, जो कोई भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पिलेज जो हमारी आंखों में ना चला जाए, उससे बचने के लिए हम लोग गॉगल्स पहनते हैं, राइट। एयरबॉर्न में, हमें एयरबॉर्न डिजीज में हमको सारे ही पीपीई पहनने होते हैं, बिकॉज एयरबॉर्न डिजीज जो है वो किसी भी तरीके से फैल सकती है। वो आईज से, हमारे ऑरिफिसेस से, हमारे ब्लड से, हमारे बॉडी के किसी भी ओपनिंग से कैसे भी करके फैल सकती है। सो इसीलिए उस पर थोड़ा अलग से हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। इंडिकेशन फॉर डोनिंग फेस मास्क, फेस मास्क इसलिए पहनते हैं to minimize the risk of splashes, sprays, or body blood fluid into the face and eyes of the healthcare personnel, to prevent the transmission of airborne and droplet diseases, to prevent the transmission of respiratory tract infection. So ये सारे reasons हैं face mask पहनने के लिए। And आज के टाइम पे तो face mask is a part of our body. It became a kind of jewelry for us, or we can say हमारी डेली क्लोथिंग का एक पार्ट बन चुका है, इसके बिना हम घर से निकलते नहीं है। सो समहाउ इट्स गुड ऑल्सो, बिकॉज अब हमारा जो है सिर्फ कोविड से ही नहीं बल्कि पोल्यूशन से, है ना, जो ये पोल्यूशन और जितनी भी एयरबॉर्न डिजीज है उससे से भी हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है। इंडिकेशंस फॉर डोनिंग सर्जिकल ग्लव्स, हम सर्जिकल ग्लव्स कब कब पहनते हैं? Before any kind of surgery, for wound dressing, while dealing with the IV fluids and suctioning. अच्छा, not only surgical gloves, इसमें अलग अलग टाइप के ग्लव्स के बारे में यूजेस बताए हैं। सर्जरी के लिए, वुंड ड्रेसिंग के लिए हम लोग सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं। फिर डीलिंग विद द आईवी फ्लूइड्स एंड फॉर द सक्शनिंग प्रोसीजर और फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर, ऐसे किसी कोई प्रोसीजर्स करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनते हैं लेटेक्स के। और उसके अलावा while handling the medical waste or cleaning up the spills or the blood or body fluids or using the chemicals, हम लोग पहनते हैं heavy duty gloves. But all are the reasons for wearing the gloves. Indications for a surgical gown, gown किस लिए पहने जाता है? To maintain aseptic condition by blocking the transfer of harmful microorganisms and chemicals to and from the patient. So to and from the patient means पेशेंट से हमें कुछ ना मिले इन्फेक्शन, और हमसे पेशेंट को ना मिले, इन दोनों से ही बचने के लिए गाउन पहना जाता है। To reduce the transfer of bacteria from the skin of healthcare personnel to the air in the working unit, to reduce the transfer of bacteria from the skin of patient to the healthcare personnel, to protect the healthcare personnel from body fluid secretion or excretion like blood, urine, saline, chemicals used and during surgical procedures. Extremely sorry for the disturbance. Okay, so surgical gown का आपको पता चल गया कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ब्लॉक करने के लिए हेल्प करता है, हमसे पेशेंट को और पेशेंट से हमको, ठीक है ना। और कोई भी बैक्टीरिया हमारी स्किन से ट्रांसफर ना हो हेल्थ केयर पर्सन के लिए, इसके लिए एक बैरियर का काम करता है ये, ठीक है। और किसी तरह के स्प्लैशेस से बचते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो उसमें किसी भी तरह के बॉडी ब्लड फ्लूइड स्प्लैशेस होते हैं या केमिकल स्प्लैश हो गया उसको डील करते समय, उस सब से बचाने के लिए गाउन इज इम्पोर्टेंट। Then shoe cover to maintain a sanitary environment by eliminating trapped in dirt and microbes and to protect the wearer from accidental spills and body fluids. हमारे जूतों में जो dirt लगी रहती है वो किसी अच्छे साफ सुथरे एरिया में न जाए इसके लिए, और दूसरा हमारे एक्सीडेंटल स्पिल या बॉडी फ्लूइड कहीं पर उसके ऊपर हमारा पैर ना पड़ जाए, इसके लिए भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है। So this is the sequence of donning and doffing of the PPE. Okay, so before going to this, I want to tell you about the barrier nursing and reverse barriers nursing care. So जैसे हमने गाउन में पढ़ा, ये PPEs
किसके लिए यूज होती हैं? एक होती है बैरियर नर्सिंग एंड रिवर्स बैरियर नर्सिंग केयर. सो आफ्टर दिस सेशन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. प्लीज बी प्रिपेयर्ड, मुझे आंसर देना कि बैरियर नर्सिंग क्या होती है एंड रिवर्स बैरियर नर्सिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो सीक्वेंस ऑफ डोनिंग एंड डोफिंग ऑफ पीपी क्या है? सबसे पहले हैंड हाइजीन करेंगे, गाउन पहनेंगे, अपने रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस जैसे कि कैप, मास्क, आईज एंड ऑल ये सब पहनेंगे, आई प्रोटेक्शन पहना, उसके बाद में लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे. दिस इज द मेथड ऑफ डोनिंग. और डॉफिंग में अब इसका उल्टा करेंगे. सबसे पहले ग्लव्स उतारेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, उसके बाद में आई प्रोटेक्शन उतारेंगे, फिर गाउन उतारेंगे, लास्ट में अपना मास्क निकाल के फिर से हैंड हाइजीन करेंगे. ओके. कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने डोनिंग एंड डोफिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था. पैटर्न भी क्या, सीक्वेंस वाज एब्सोल्युटली सेम. द थिंग इज डोनिंग आपकी इसी तरीके से होगी जैसे इसमें लिखी है. डॉफिंग के टाइम पे व्हेन यू आर रिमूविंग इट, because it was a big airborne disease and it was just spreading like like an electricity, एक करंट की तरह तेजी से फैल रही थी. तो इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए व्हाट वी डिड डोपिंग के प्रोसेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हम लोग दो ग्लव्स पहनते थे. सो पहली आउटर लेयर रिमूव करी, हैंड रब किया. उसके बाद में गाउन रिमूव, सॉरी आपके आई प्रोटेक्शन या आपकी फेस शील्ड रिमूव करी, देन हैंड रब किया. उसके बाद अपना गाउन रिमूव करा, फिर हैंड रब किया, फिर आपका जो भी शू कवर एंड ऑल है उसको हैंड वो रिमूव करा, फिर हैंड रब किया. और उसके बाद लास्ट में जो अगर आपको अपना मास्क चेंज करना है एंड इफ यू आर अबाउट टू वेयर द न्यू मास्क यू रिमूव द मास्क, देन यू अगेन डू हैंड रब, देन यू रिमूव योर लास्ट ग्लव्स. लास्ट वाला ग्लव को भी आप रिमूव करके उसके बाद प्रॉपर्ली हैंड वॉश करेंगे एंड देन यू कैन वेयर योर न्यू मास्क. सो हर एक पीपी के बाद में आपको बीच में हैंड वॉशिंग या हैंड रब यूज करना था ड्यूरिंग फॉर द कोविड while handling the COVID patient. Otherwise, your doving process will be the same as per this slide. Sequence of donning and doffing of PPE in the airborne. Transmission-based precaution airborne. अगर airborne disease है तो patient को isolation room में रखा जाता है. Everybody knows this, ठीक है? So isolation room के बारे में भी हम आगे कभी क्लास में पढ़ेंगे और we'll go through that. But first of all, I would like to say airborne disease जो बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होती है दूर के डिस्टेंस में भी, इट कैन ट्रांसमिसिबल टू द अदर पर्सन. सो उसके लिए डोनिंग डॉफिंग का क्या सीक्वेंस है? हैंड वॉश करेंगे, N95 मास्क पहनेंगे बिकॉज एयरबॉर्न सर्जिकल मास्क से प्रिवेंट नहीं होता है. यू मस्ट यूज योर N95 मास्क. उसके बाद गाउन पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, पेशेंट का जो भी प्रोसीजर किया. फिर बिफोर लिविंग द रूम यू हैव टू रिमूव योर ग्लव्स एंड योर गाउन. जहां पर भी आपका डेडिकेटेड एरिया है, हो सकता है वो रूम के अंदर या रूम के जस्ट बाहर हो, रिमूव करा. और उसके बाद बिफोर लिविंग द रूम डिस्कार्ड इनसाइड द रूम इन द बिन्स. तो चाहे वो रूम आपका अगर रूम के बाहर है तो बाहर में नहीं रिमूव करिए, अदरवाइज अंदर में ही उसको रिमूव कर दिया गाउन को उसको. और उसके बाद आफ्टर लिविंग द रूम यू हैव टू रिमूव योर मास्क एंड यू वॉश योर हैंड्स. कुछ भी हो जाए आपको अपना मास्क आइसोलेशन रूम के अंदर नहीं रिमूव करना है, वो आपका बाहर ही जाएगा. कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, डबल गाउन सिस्टम होता है. जैसे कि कपड़े वाला गाउन होता है तो उसको बाहर में हैंग कर दिया जाता है और एक बार पेशेंट को यूज कर लिया, फिर बाहर आते वक्त उसको वहां पर टांग दिया, फिर उसके बाद रख दिया. ऐसे भी होता है, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द गाउन्स. लेकिन एज पर WHO प्रोटोकॉल्स ईच टाइम पे आप जितनी बार भी पेशेंट के पास जा रहे हो आपको एक गाउन ही यूज करना है. इसलिए मोस्टली उसके प्रोसीजर्स या फिर उसकी मेडिकेशंस इस तरीके से प्लान की जाती हैं कि पेशेंट के पास बार बार भी ना जाना पड़े और उसको प्रॉपर केयर भी मिल जाए और हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली यूज हो सके. बट अदरवाइज इफ यू हैव द स्कार्सिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स तो आप अपने ड्रेस के ऊपर में जो भी गाउन यूज कर रहे हो यू कैन जस्ट हैंग इट आउटसाइड, वो भी उल्टी तरीके से, उल्टी तरफ से, एंड देन यू कैन यूज इट अगेन. बट इट शुड बी मतलब वन गाउन शुड बी डेडिकेटेड फॉर द वन स्टाफ ओनली. आप उसी सेम गाउन को हर एक स्टाफ नहीं पहन सकता. ओके, सो नेक्स्ट इज sequence of donning and doffing of the PPE with a contact based precaution. Contact based precaution इसमें
कॉन्टैक्ट जो छूने से, हाथों के छूने से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से या किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट से होते हैं, उसमें भी सेम वही रहेगा, हैंड वॉशिंग। मास्क अगर ज़रूरत लगती है तो पहने, अगर नहीं है, अगर आप छोटा-मोटा प्रोसीजर करने जा रहे हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ मास्क। इफ यू आर गोइंग टू डू सम बिग प्रोसीजर, लाइक इफ यू थिंक कि आपको स्प्लैशेस आ सकती हैं, जैसे कि उस पेशेंट को ही अगर बहुत ही ज्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा है, वो खांस छींक रहा है, या फिर अगर कोई आप सक्शनिंग वक्शनिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, देन यू कैन यूज मास्क, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट। वेयर योर गाउन, ग्लव्स एंड ऑल। और रिमूव के टाइम पे सेम वही है कि रूम के अंदर या बाहर जहां पर भी उसका डेजिग्नेटेड एरिया है, वहां पर उसको रिमूव करेंगे अपने ग्लव्स गाउन को। And your mask should be, sorry, after leaving the room, if you're wearing the mask, you can just remove it and then wash your hands. And then sequence of donning doffing for the droplet infection. Droplet और airborne में क्या difference रहता है? ड्रॉपलेट जो होती है वो 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी तक ही फैलती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एयरबॉर्न जो होता है, इट रीच अप टू दी 10 मीटर्स ऑल्सो, सो इट नीड्स मोर प्रिकॉशंस। सो ड्रॉपलेट में ऐसा है कि यू कैन गो फॉर द सर्जिकल मास्क। सारा सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा बाकी की तरह, लेकिन बस इसमें आपको N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज योर सर्जिकल मास्क, बट यू हैव टू वेयर द मास्क। बिना मास्क के आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है ना। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि माइल्ड कोल्ड एंड कफ हो गया, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस आपका एयरबॉर्न डिजीज में आ जाएगा, ओपन कॉक्स आपका एयरबॉर्न डिजीज में आ जाएगा, एंड स्वाइन फ्लू इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट्स नॉट एयरबॉर्न, इट्स द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोविड-19 इज द एयरबॉर्न, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में आपका HIV आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, MRSA, VRE, ये सब आपके कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में आ जाएंगे। So these are some of the infectious diseases जिसमें आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए आपको आइसोलेशन नहीं है, लेकिन ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न के लिए यू नीड आइसोलेशन, डिपेंड ऑन देयर नेसेसिटी। दैट इज आल्सो ऑफ अ नेगेटिव एयरवे रूम प्रेशर, उसके बारे में भी आप लोग क्लास में पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोनिंग एंड डोफिंग प्रोसेस। Conclusion क्या है? Don't before contact with the patient, generally before entering the room. Use carefully, don't spread contamination. अच्छे से ध्यान से रखना है, contamination को spread नहीं करना है। डोफिंग के टाइम पे भी अपने बॉडी से दूर करके गाउन को हटाना है, यानी कि बस बीच में से ऐसे फाड़ फूड़ के फेंक दिया ना हो। एक उसका तरीका होता है किस तरीके से उसको रिमूव करके डस्टबिन में डाला जाता है। Maybe we will show you a video someday. Then remove and discard it carefully, either at the doorway or immediately outside the patient room. Remove respirator outside the room. जहां पर भी आपके designated dustbins हैं, उसके अकॉर्डिंग, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसको उसमें डालना है। और जो आपका रेस्पिरेटर या मास्क है, वो आपका रूम के बाहर जाके ही निकलेगा। Immediately perform your hand hygiene. Keep gloved hand away from the face. अगर आपने ग्लव्स पहने हैं, आप पेशेंट का कुछ भी काम करो तो अपने मुंह से उसको दूर रखना है। अवॉइड टचिंग और एडजस्टिंग अदर पीपीई। बाकी पीपीई को बार बार एडजस्ट नहीं करना, एक बार पहन लिया तो ठीक से उसको बस पहने रखना है। रिमूव योर ग्लव्स अगर वो फटे हुए हैं, इफ दे आर टॉर्न, परफॉर्म योर हैंड हाइजीन बिफोर डोनिंग न्यू ग्लव्स, ठीक है ना। कई बार देखते हैं स्टाफ ने ग्लव्स पहने, इधर उधर से फटे फुटे होते हैं, उसी से काम चला रहे हैं। नहीं, इफ दे आर टॉर्न, देयर इज नो नीड ऑफ wearing the gloves. So you better not wear glove, or otherwise if you really need them, though, just wash your hands and wear the new gloves. Okay. And then limit surfaces and items touched. So limit it up. So now I'm going to play a small video. Please watch it carefully. These are the steps for donning and doffing PPE. If at any time you feel that you have made an error, please use hand hygiene between any of the steps, or wash any area that has been mistakenly exposed. When donning PPE, begin by checking which PPE is required by reviewing the signage outside the room. To reduce risk of transmission, ensure hair is pulled back and jewelry is removed or minimized.
For enhanced airborne droplet contact precautions, start by performing hand hygiene for 15 to 20 seconds. Rub palms, wrists, in between fingers and thumbs, back of hands, and along the nail beds. Alcohol-based sanitizer is the preferred method. Use soap and water when hands are visibly soiled. Don your gown by first closing the back of the neck. Tie the waist, ensuring all clothing is covered. Place your fit-tested N95 mask over your nose and under your chin. Place the top strap at the crown of your head. Stretch the bottom strap over your head to the back of your neck. Mold the nose strip to ensure a secure fit and tight seal. Without touching the mask, perform a seal check by placing your hands at the top and bottom while taking deep breaths to feel if any air escapes. If air is felt, readjust mask for proper seal. Don face shield by placing strap at the back of the head, ensuring the shield is resting in the middle of your forehead. Put on gloves one at a time, making sure they are snug over your gown and no skin is exposed. When entering a negative pressure room, ensure each door is securely closed behind you. When doffing your PPE, step into the anteroom, ensuring the door is closed behind you. Remove the first glove by pulling it up and away from the middle of your palm, ensuring no skin contact. Hold glove in the other hand. To remove the second glove, place a finger inside the clean area of the glove and push it off, balling up both gloves together. Throw into the garbage. Remove your gown by first opening at the neck and then at the waist. From the back of the neck, take the gown and slowly pull it out and away from you. Ensure you are only touching the inside of the gown as you roll into a ball and then throw into the garbage. Perform hand hygiene for 15 to 20 seconds. Remove the face shield by leaning forward, pulling the strap forward and away from you. Place into the garbage. Remove N95 mask without touching the exterior part of the mask. Again, pull it forward and away from you by starting with the bottom strap and then the top. Place it into the garbage. Perform hand hygiene again. For droplet contact precautions, a procedure mask is required. Follow the same donning procedure for the hand hygiene, gowning, and glove placement. For the procedure mask, place elastics around ears, form to the bridge of the nose, and pull under the chin. Follow the same doffing procedures by removing gloves one at a time using the glove-to-glove, skin-to-skin technique. Remove your gown by opening at the neck and then the waist. From the back of the neck, take the gown and slowly pull it out and away from you. Ensure you are only touching the inside of the gown as you roll into a ball and then place into garbage. Perform hand hygiene. When doffing a procedure mask, carefully remove straps from ears and pull forward and away from your face and body. Perform hand hygiene again. So this was the end of the session, and आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे देयर आर सम ऑफ द हैंडआउट्स. ये सारे हैंडआउट्स जो है आप लोगों ने इसको प्लीज गो थ्रू इट एंड इसको साथ के साथ आप करते जाइए. जो भी हैंडआउट्स हैं आप इन्हें पढ़िए, और जो भी क्विज हैं वो आपको सब कुछ करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप जैसे जैसे इस क्विज को करते जाएंगे आगे के, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलने में और ज्यादा इजी रहेगा. राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन.